आज का सिलसिला चलते रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। क्या एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो तुमको ये बताएगा कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर क्या होता है। नाम सुना? एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन आपके भाषा में बताते हैं। आप जो पढ़ाई सुनते हैं उसको आप एब्जॉर्ब करते हैं, अगर आप उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है, नेचर में सरफेस केमिस्ट्री में आपको 3 पार्ट पढ़ना है। इंटरेस्टिंग नोट है। देखो सरफेस केमिस्ट्री में 3 पार्ट है जिसका हम लोग को डिस्कशन करना है। 3 पार्ट है जिसका हम लोग को डिस्कशन करना है। एक पार्ट है विशाल जी, एक पार्ट है एडजॉर्प्शन, दूसरा पार्ट होगा जिसको हम लोग कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल स्टेट। ठीक है, और थर्ड पार्ट है कैटालिसिस। तो ये 3 पार्ट है जो सरफेस केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। एडजॉर्प्शन वाला पूरा सेक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है टर्म वाइज, क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्म्स इन्वॉल्व है जिसका मतलब अगर आप नहीं समझेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि कब एडजॉर्प्शन का बात हो रहा है और कब एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज द सेंस बिहाइंड दीस टू वर्ड्स? कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे तुमको एक प्रैक्टिकल पहले बताते हैं। घर में देखना कोई सिरप रहेगा जिसको आप उठा के सीधा यूज कर सकते हैं, और कुछ सिरप होता है जिस पे अच्छे से लिखा रहता है कि सेक वेल बिफोर यूज। सेक वेल बिफोर यूज एक्चुअली वो सिरप नहीं होता, वो सस्पेंशन होता है। अगर आप उसको थोड़ी देर तक रख देंगे ना तो उसका जितना भी पार्टिकल्स है वो सब नीचे सेटल कर जाता है, बैठ जाता है। लेकिन एक ट्रू सॉल्यूशन जिसमें आपको कभी पार्टिकल नहीं दिखेगा, ठीक है, उसको ऐसे उठा के देखो एकदम आर पार दिखेगा, एकदम क्लियर। और एक होता है सस्पेंशन जिसमें आपको छोटा छोटा पार्टिकल तैरता हुआ दिखेगा। इन दोनों के बीच में भी एक स्टेट होता है जिसको हम लोग कोलाइडल स्टेट कहते हैं। कोलाइडल स्टेट बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। अभी तक आप कोई भी सब्सटेंस का 3 स्टेट जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, करेक्ट है। उसके अलावा कोलाइडल स्टेट इज आल्सो स्टेट ऑफ मैटर, वो स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग जाएंगे कैटालिसिस। कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कैटलिस्ट क्या है, कैसे काम करता है, उसमें प्रमोटर का रोल क्या है, ठीक है, पॉइजन किसको कहते हैं, सरफेस कैटालिसिस क्या होता है, जियोलाइट, जियोलाइट आप हमको 11 से नाम सुनते आ रहे होंगे, जियोलाइट वो कैसे काम करता है, इन सब के बारे में हम लोग कैटालिसिस के अंदर देखेंगे। ठीक है, 3 पार्ट। तो आज का क्लास का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग को डिस्कस करना है दैट इज concept of adsorption, concept of adsorption। मान लो तुम्हारे पास एक चॉक का पीस है, उस चॉक पीस को आप पानी में डुबाओ और निकालो। देखो जो फेनोमेनन हुआ उसको रिमेंबर, उसको फिर तोड़ के देखो। जब आप अंदर में पानी नहीं होगा, पानी उसके सरफेस पे, पानी को अगर आप बोलेंगे तो वो कहलाता है एड्सॉर्बेट्स, एड्सॉर्बेट, ठीक है, और चॉक पीस जो है वो कहलाता है एड्सॉर्बेंट। हम बोले हैं टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग होगा, सो वर्ड्स पे ध्यान रखना। एड्सॉर्बेट वो होता है जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज एक्युमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। जैसे पानी चॉक पीस के ऊपर इकट्ठा हो रहा है तो पानी का मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेट्स है। जिसपे इकट्ठा होता है उसको हम लोग कहते हैं एड्सॉर्बेंट। जैसे हाँ बोलो बोलो। चॉक एड्सॉर्बेंट है और पानी क्या है, एड्सॉर्बेंट। अभी देखिए एक फेनोमेनन देखो, मान लीजिए यहाँ चॉक लिख दिए डस्टर और ये क्लॉथ है, इससे इसको ऐसे पोंछ दिए। पोंछने का ये जो फेनोमेनन वो उसमें हुआ क्या, वहां का जो ब्लैक था वो इसके सरफेस पे आ गया, तो ये जो ब्लैक ब्लैक पार्टिकल है वो क्या, एड्सॉर्बेंट्स है, और ये क्लॉथ क्या है, एड्सॉर्बेंट है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी मान लीजिए जैसे इस रूम में अगर आप मान लीजिए 2 दिन बाद आइएगा तो डेस्क के ऊपर है डस्ट पार्टिकल रहेगा, अभी भी है, हाँ, अच्छा ठीक है, अभी भी। तो अभी भी अगर है तो वो डस्ट पार्टिकल क्या है, एड्सॉर्बेंट है, और ये डस्ट क्या है, एड्सॉर्बेंट। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज इकट्ठा होता है उसको हम लोग एड्सॉर्बेट्स कहते हैं, और जिसपे इकट्ठा होता है उसको हम लोग एड्सॉर्बेंट कहते हैं। ठीक है। अब एक ऐसा फेनोमेनन
जिसमें मॉलिक्यूलर स्पीसीज का जो एक्यूमुलेशन है वो सरफेस पे और बल्क फेज में अलग अलग होता है। जैसे सरफेस पे ज्यादा, बल्क फेज में कम। चॉक पीस को पानी में डुबाया, निकाल दिए तो चॉक पीस के ऊपर पानी का मॉलिक्यूल सरफेस पे ज्यादा था, बल्क फेज जिसका मतलब अंदर होता है उसमें कम था, तो इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन वो फेनोमेनन है जिसमें मॉलिक्यूलर स्पीसीज का एक्यूमुलेशन सरफेस पे और बल्क फेज में अलग अलग होता है। सरफेस पे ज्यादा, बल्क फेज में कम, या किसी कारण बस बल्क फेज में ज्यादा, सरफेस पे कम। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर हम किसी स्पंज को लें, स्पंज, ठीक है, समझते हैं? हाँ। उसको अगर पानी में आप डुबा के ऐसे निकालेंगे तो पानी का जितना मॉलिक्यूल अंदर है उतना ही बाहर है, सही है? दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ये समझ गए? दूसरा बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में मॉलिक्यूलर स्पीसीज का एक्यूमुलेशन सरफेस पे और बल्क फेज पे सेम होता है। एब्जॉर्प्शन में मॉलिक्यूलर स्पीसीज का एक्यूमुलेशन सरफेस पे और बल्क फेज में सेम होता है। एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूलर स्पीसीज का एक्यूमुलेशन सरफेस और बल्क फेज में डिफरेंट होता है। बल्क फेज का मतलब अंदर, तो मतलब जैसे स्पंज को पानी के अंदर, तो स्पंज का एक सरफेस होता है ना, और अंदर भी तो कुछ होता है, तो सरफेस को छोड़ के अंदर वाला हिस्सा बल्क फेज कहलाता है, ठीक है? तो अगर अंदर और बाहर एक तरह का एक्यूमुलेशन है तो एब्जॉर्प्शन, और अगर अंदर और बाहर अलग अलग तरह का एक्यूमुलेशन है तो एडजॉर्प्शन। समझ में आया? एडजॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज एडजॉर्ब होता है उसको एडजॉर्बेंट्स कहते हैं, और जिसपे एडजॉर्ब होता है उसको क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट कहते हैं। तो लिखकर सब में लिखाएंगे, ठीक है? समझते जाइए। कभी कभी ऐसा होता है ये दोनों फेनोमेनन एक साथ होता है, ठीक है? जैसे आप है ना पानी लीजिए, पानी में कुछ है ना लकड़ी का चूर्ण डाल दीजिए, लकड़ी वाला, हाँ लकड़ी का चूर्ण, लकड़ी कटता है तो नहीं निकलता, ठीक है? उसको डाल और फिर उसमें स्पंज डुबा के बाहर निकालिए, तो जो वुडन पीसेस है वो सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, पानी अंदर जाएगा। तो पानी के लिए फेनोमेनन एब्जॉर्प्शन है, लेकिन वुडन पीसेस के लिए एडजॉर्प्शन है। अगर दोनों एक साथ होता है देन इट इज कॉल्ड जॉर्प्शन। अगर दोनों फेनोमेनन कहीं एक साथ हो रहा है उसको क्या कहते हैं? जॉर्प्शन, ठीक है? अंदर बाहर अलग अलग, अंदर बाहर सेम, ये दोनों अगर एक साथ हो रहा है तो ये, समझ गए? इसका रिवर्स करो, जो चॉक पीस को आप पानी में डाले थे, निकला, उसको है ना धूप में रख दीजिए, क्या होगा? सूख जाएगा। जो आप बोल रहे हैं सूख जाएगा, एक्चुअली आप क्या बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो वाटर का है वो सरफेस को छोड़ के हट गया। डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन इज द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूलर स्पीसीज सरफेस पे इकट्ठा हो रहा था, डिजॉर्प्शन में मॉलिक्यूलर स्पीसीज सरफेस को छोड़ के हट जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन, ठीक है? तो ये सब टर्म्स है, इसको थोड़ा लिख लो, फिर इसके फेनोमेनन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए टॉपिक का नाम दे दीजिए उधर, सरफेस केमिस्ट्री आपका पहले लिखिए एडजॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री पहला लिखो एडजॉर्प्शन। सुनो जी सब कोई ध्यान से, उधर कहीं अगर नहीं सुनाई देगा तो बोल देना। आवाज आ रही है मेरी? आज एक बार भी नहीं पूछे थे इसलिए सोचो। हाँ तुम लोग भी तो यही करता है सर, हम बोलते हैं। ठीक, चलो लिखो एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन लिखना इसमें, दैट फेनोमेनन in which accumulation of molecular species, that phenomenon in which accumulation of molecular species on surface, accumulation of molecular species on surface and in bulk phase, on surface and in bulk phase
are different. Accumulation of molecular species on surface and in bulk phase are different, comma is known as comma दे दो, उसके बाद देखो is known as के बाद क्या बोले सर? डिफरेंट के बाद बोले कॉमा लगा दीजिए, और कॉमा लग जाए तो आगे लिखिए is known as adsorption, is known as adsorption. ठीक है, उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखना those molecular species which get adsorbed, those molecular species which get adsorbed are known as get adsorbed are known as adsorbents, फुल स्टॉप के बाद आगे लिखना that body or substance on which adsorbates get adsorbed, on which what? on which adsorbates get adsorbed, comma is known as adsorbent. सही है, जिसके सरफेस पे adsorbates get adsorbed, comma is known as adsorbent. ठीक है, अगला टर्म लिखो एब्जॉर्प्शन, ये वाला AB, एब्जॉर्प्शन डैश देके लिखो that phenomenon in which accumulation of molecular species accumulation of molecular species is same for surface as well as bulk phase, is known as surface as well as bulk phase, comma is known as absorption. ठीक है, absorption. अगला लिखो sorption, SORP, क्लियर हो गया. Sorption डैश देके लिखो when adsorption and absorption both takes place simultaneously, comma is known as sorption, ठीक है, is known as sorption. अगला लास्ट लिखिए desorption, डैश देके लिखो reverse of adsorption,
reverse of adsorption, reverse of adsorption। एब कभी नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे ही क्योंकि चैप्टर है ना इस पे। जब ये बोलेंगे ना तो हम एकदम स्ट्रेस करके अलग से बोलेंगे, ठीक है। इसका वर्ड ए भी नहीं है, हाँ हमेशा यही है, एडी है। रिवर्स ऑफ एडसॉर्प्शन in which molecular species, in which molecular species removed from surface of adsorbent, removed from surface of adsorbent, surface of adsorbent is known as desorption, is known as desorption, ठीक है। तो देखो ये था तुम्हारे पास टर्म्स जिसके ऊपर आप ये पूरा सेक्शन है ना पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो आपको एडसॉर्प्शन में ऐड करना है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। पहला जो आप एडसॉर्प्शन का क्लासिफिकेशन करते हैं वो इस बात पे करते हैं कि एडसॉर्बेंट्स ज्यादा कहां है कम कहां है। अगर सरफेस पे ज्यादा एडसॉर्बेंट है, बल्क फेज में कम है, तो वो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन कहलाता है। और अगर सरफेस पे कम, बल्क फेज में ज्यादा है, तो उसको नेगेटिव एडसॉर्प्शन कहते हैं। तो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन on the basis of accumulation of adsorbents, adsorbents के accumulation के बेसिस पे। देखो इसमें दो पार्ट, मान लो जैसे मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, इसके सरफेस पे हमारा जो एडसॉर्बेंट्स है वो ज्यादा है, सरफेस के ऊपर एडसॉर्बेंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा और बल्क फेज में कम। हम लोग ऐसे दिखाएं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेंट्स जो सरफेस पे है वो ज्यादा है, और जो हमारा एडसॉर्बेंट्स का मोलर कंसंट्रेशन है बल्क फेज में वो कम है। बल्क फेज में कम, सरफेस पे ज्यादा, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। लेकिन अगर इसी का आप रिवर्स करो, रिवर्स कहने का मतलब हो गया कि सरफेस पे कम है, समझ पा रहे हो, और बल्क फेज में इस बार बहुत ज्यादा है। सरफेस पे कम है, बल्क फेज में ज्यादा है, तो जो हमारा कंसंट्रेशन है एडसॉर्बेंट्स का वो सरफेस पे कम है, और एडसॉर्बेंट्स का कंसंट्रेशन बल्क फेज पे ज्यादा है। इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव एडसॉर्प्शन, नेगेटिव एडसॉर्प्शन। तो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन या नेगेटिव एडसॉर्प्शन, ये दो तरह का चीजें आपके पास। पहला क्लासिफिकेशन इस बात पे हुआ कि हमारे एडसॉर्बेंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा कहां, अगर सरफेस पे ज्यादा, बल्क फेज में कम है तो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, और अगर बल्क फेज में ज्यादा है, सरफेस पे कम है, तो नेगेटिव एडसॉर्प्शन के कैटेगरी में होता है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज क्लासिफिकेशन on the basis of classification on the basis of force between adsorbents and adsorbent, force between adsorbent and adsorbent। इसको जरा सुनना, समझना, नोट करना आराम से, पहले देखिए, ठीक है, आपको पूरा सुनना।
अभी मान लीजिए जैसे इस रूम में आपके डेस्क के ऊपर डस्ट पार्टिकल बैठा है, वहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, ठीक है, वो है क्या, एक तरह का वंडर वॉल फोर्स है, किसी भी तरह का लंडन डिस्पर्सन फोर्स हो सकता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो सकता है, डायपोल कुछ भी वंडर वॉल फोर्स है, जिस वजह से वो एडसॉर्बेंट डेस्क के ऊपर आके चिपका हुआ है। क्लियर? अगर दीवार ऐसे रहेगा, अगर मेरा बोर्ड ऐसे है, इस पे भी तो धूल लगा हुआ है ना, ठीक है, तो वो सब जीव के इफेक्ट पे नहीं चलता, वो है ना एडसॉर्बेंट जाके सरफेस से एडसॉर्ब। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल adsorption and chemical adsorption are two types of adsorption under this classification. फिजिकल एडजॉर्प्शन का मतलब हुआ एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के बीच कोई वंडर वॉल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, वंडर वॉल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हम इस क्लॉथ से इस ब्लैक को साफ किए, बोर्ड को साफ किया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, बस उसके पीछे एक तरह का बॉन्डिंग था, जिसको आप एडहेसिव बॉन्ड्स कह सकते हैं। कोहेसिव और एडहेसिव जानते हैं? सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है उसको कोहेसिव कहते हैं, और डिफरेंट काइंड के बीच होता है तो उसको एडहेसिव कहते हैं। तो अब ये क्लॉथ से आप इस बोर्ड को साफ कीजिएगा, तो यहां से डस्ट अगर क्लॉथ ले रहा है तो वो एडहेसिव बॉन्ड, समझ गए? तो वंडर वॉल समझते हैं, वंडर वॉल, ठीक है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है, जैसे अगर तुम मान लो इस रूम में एक एल्युमिनियम का एक पीस रख दो, तो थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर एक लेयर बैठ जाएगा ऑक्सीजन का, बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना वो केमिकल रिएक्शन से बना, केमिकल बॉन्डिंग से बना। अगर केमिकल रिएक्शन या केमिकल बॉन्डिंग काम कर रहा है एडसॉर्बेंट्स और एडसॉर्बेंट के बीच, देन इट इज कॉल्ड केमिकल एडसॉर्प्शन। तो आपका ये एडसॉर्प्शन दो तरीके से सुन लेना, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो देखो। फिजिकल एडसॉर्प्शन, केमिकल एडसॉर्प्शन, केमिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन का दूसरा नाम है फिजिजॉर्प्शन, और केमिकल एडसॉर्प्शन का दूसरा नाम है केमिजॉर्प्शन, ठीक है। आपको स्कूल में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन, समझ गया? एक पॉइंट इधर लिखो, एक पॉइंट उधर, ऐसे करके 3-4 पॉइंट लिख देना, सुनते जाओ। फिजिकल एडसॉर्प्शन में वंडर वॉल फोर्सेस इन्वॉल्व होता है एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के बीच। केमिकल एडसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व होता है। पहला काम खत्म, डेफिनेशन भी यही है। अब दूसरा सुनो, ये स्पेसिफिक नहीं है, मतलब नॉन स्पेसिफिक। कहने का मतलब आप इससे खाली ब्लैक कलर के इनको थोड़ी ना साफ कर सकते, ब्लू को भी साफ कर सकते, डस्ट पार्टिकल को भी साफ कर सकते, पानी को भी साफ कर सकते, करेक्ट है? तो ऐसा नहीं बोलिए कि सर क्लोथ से खाली पानी साफ होगा, सर ब्लू वाला साफ नहीं होगा, रेड वाला होगा और ब्लैक वाला नहीं होगा। बात समझा? इट इज नॉन स्पेसिफिक फिजिजॉर्प्शन। बट एल्युमिनियम को छोड़ोगे तो ऑक्साइड का ही लेयर बनेगा, जबकि हवा में CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, सब तरह का गैस है, लेकिन सबको तो नहीं छुएगा। किससे रिएक्शन शो करेगा? ऑक्सीजन। तो इट इज हाईली स्पेसिफिक, केमिकल रिएक्शन में हाईली स्पेसिफिक, ठीक है। फिजिजॉर्प्शन इज मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन। मल्टी लेयर मतलब बहुत सारा लेयर हो सकता है। आप मैंने 2 दिन बाद इस रूम में आइए तो डस्ट का हल्का लेयर दिखेगा, 5 दिन बाद आइएगा उससे ज्यादा मोटा लेयर दिखेगा, 1 महीना के बाद आइएगा और मोटा लेयर दिखेगा। मतलब लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर फिजिजॉर्प्शन में लगता है। सो इट इज कॉल्ड मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन, समझे? लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में एक यूनिलेयर बनता है। एल्युमिनियम को रख दो, एक बार ऑक्साइड का लेयर बन गया, उसके बाद अब अंदर का एल्युमिनियम बाहर के ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहा, समझ गए? तो एक लेयर बनने के बाद वो रुक जाता है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन इज यूनिलेयर, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर। समझ में आया? कौन ज्यादा स्पेसिफिक है? केमिकल एडजॉर्प्शन, जबकि फिजिजॉर्प्शन कैसा है? नॉन स्पेसिफिक है। किसमें वंडर वॉल फोर्सेस एक्ट करता है? फिजिजॉर्प्शन, जबकि केमिजॉर्प्शन में कौन काम करता है? केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और आगे इस पे जो डस्ट पार्टिकल है उसको तुम झाड़ दिया, फिर मौका दे देगा ना, फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, वही बैठ जाएगा आगे। जबकि एक बार एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का लेयर बैठ गया, अगर तुम उसको ठोक के है ना झाड़ दिया तो वही उठ के फिर नहीं बैठेगा, नया बनेगा एक अलग बात, लेकिन वो नहीं होगा, सही है। कहने का मतलब है कि फिजिजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल बाय नेचर,
आप उसको हटाते हैं वो फिर आगे बढ़ जाता है। इस रूम को चारों तरफ से बंद कर दो और इसका जितना भी डस्ट है ना सबको झाड़ दो, फिर 1 घंटा में सब आके सेटल। सही है? कहां से आता है? कहीं गया ही नहीं। सही है। लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एक बार अगर आप उसको झाड़ दिए तो अपने से दोबारा नहीं आएगा, नया लेयर बन गया, एक अलग बात। सो केमिजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, जबकि फिजिजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। सही है। एक और चीज, बॉन्ड बन रहा है दोनों में, इसमें वंडरवाल फोर्सेस का बॉन्ड बन रहा है, उसमें केमिकल बॉन्ड्स का बॉन्ड बन रहा है। कौन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? तो जहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा ना, याद रखना वहां एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगा, और जहां कम बॉन्ड बनेगा, कम वीक बॉन्ड बनेगा, वहां कम एनर्जी रिलीज होगा। तो उसको हम लोग कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, इस केस में इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन लेस नेगेटिव होता है, मतलब कम एनर्जी रिलीज होता है। फिर से, लेस नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज, लेस मतलब कम, और इस केस में इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन हाईली नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज, हाईली मतलब ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं आता? टेम्परेचर के साथ सुनिए, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते तो फिजिजॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है वो टेम्परेचर के साथ घटता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा वैसे वैसे फिजिजॉर्प्शन घटेगा। लेकिन केमिजॉर्प्शन में थोड़ा ट्विस्ट है। x/m कहने का मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। केमिजॉर्प्शन में जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करते हो, शुरुआत में केमिजॉर्प्शन बढ़ता है, बाद में घटता है। अच्छा, शुरुआत में क्यों बढ़ता है? ये रीजनिंग क्वेश्चन, एक ग्राफ दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा, ग्राफ बनवाया जाएगा, ठीक है? अगर ये पूरा डिफरेंस नहीं आया ना तो तैयार रहना, इसका क्वेश्चन है अलग से। एक नंबर, why chemoabsorption increases with increasing temperature whereas physiabsorption decreases with increasing temperature? टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो फिजिजॉर्प्शन घटेगा, लेकिन केमिजॉर्प्शन बढ़ता क्यों शुरुआत में? बॉन्ड स्ट्रांग है ना, तो उसको तो टूटना चाहिए। बॉन्ड है तो टेम्परेचर बढ़ने से टूटना चाहिए। यहां काम आता है एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। कोई भी रिएक्शन होने के लिए शुरुआत में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। जब आप टेम्परेचर देते हैं तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली है ना, आप उस रिएक्शन के होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो देते हैं, तो रिएक्शन होता है। रिएक्शन होता है, सरफेस को एक्वायर करता है, और जब वो पूरा सरफेस ढक जाता है फिर भी आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल अब सरफेस को छोड़ छोड़ के हटने लगता है। शुरुआत में क्या हुआ, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ एक्टिवेशन एनर्जी आप सप्लाई किए तो केमिकल रिएक्शन बढ़ा, इसलिए केमिजॉर्प्शन का एक्सटेंट इंक्रीज किया। एक बार सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया, जितना ढकना था ढक लिए। अब आप कितना भी बाहर से टेम्परेचर बढ़ाइएगा, अब वो बढ़ने वाला नहीं है, रिएक्शन बढ़ने वाला नहीं है। अब क्या होगा, सरफेस छोड़ छोड़ के हटना स्टार्ट करेगा। नाउ इट इज डिसॉल्व, डिसॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग। समझ में आया? नहीं समझ? सर एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, उसके बाद क्या होता है, करीब करीब आ जाते हैं। नहीं, तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब केमिकल काइनेटिक्स में समझे, हर रिएक्शन के नहीं पढ़ रहे थे ना उस समय, छोड़ दिए गुस्सा होकर ऑनलाइन वाला। हाँ बोले तो गुस्सा क्या है? नहीं, हम ऐसे ही बोल रहे हैं, गुस्सा हम अपने से लगा दिए, लेकिन बोले थे ना कि सर हम ये वाला नहीं पढ़े। तो देखिए आप लोग पढ़े ना एक्टिवेशन एनर्जी, कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना होता है। तो जब आप शुरुआत में है ना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आप वही एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वो केमिकल रिएक्शन को सपोर्ट करता है, तो ज्यादा इकट्ठा होता है। और जब एक बार पूरा एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अब एक एक करके हटता है, डिसॉल्व होता है। यहाँ के बाद देखो ना, तुमको समझ में आ रहा है? तो इसके पहले का आंसर है कि टेम्परेचर बढ़ने से आप रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करते हैं, इसलिए एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। ठीक है, आप लोग यहां तक लिखिए, हम इसको पॉइंट वाइज पॉइंट करके सब लिखा है। ठीक है, समझ गए ना? इसका डिफरेंस हम लिखा है, बाकी नोट बोलो ना। अरे इन लोग का दुख दर्द सुन लो, लोग का दिल चलो लिखो जरा इसमें, फिजिजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन, एक एक पॉइंट दोनों में बोलते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखना, इन फिजिजॉर्प्शन वंडरवाल फोर्स
is present between van der Waals force is present between adsorbent and adsorbent. Adsorbent and adsorbent. अच्छा यहाँ छोड़ दे, केमिज ऑप्शन लिख लोगे खुद से, खाली फिजिक्स ऑप्शन लिखा दे तो उसके पैरेलल में आप लिख लीजिए, ठीक है। सेकंड में लिखो, फिजिक्स ऑप्शन में सेकंड लिखो, इट इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज नॉन स्पेसिफिक। केमिज ऑप्शन पैरेलल में लिख लीजिएगा, ठीक है, इट इज नॉन स्पेसिफिक। थर्ड में लिखिए, इट इज reversible by nature, it is reversible by nature। next लिखो, it is multi-layer adsorption, it is multi-layer adsorption। फिर अगला लिखो, it is multi-layer adsorption। नेक्स्ट लिखो, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, फिजिक्स ऑप्शन में लास्ट वाला लिख लेना, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस। एक और पॉइंट लिख लो, छूट गया है, फिजिक्स ऑप्शन में लिखना, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लेस नेगेटिव। डेल एच नहीं होता है एंथैल्पी का, डेल एच, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन डेल एच इज लेस नेगेटिव, ठीक है। इसके लिए क्रॉसपॉन्डिंग आप केमिज ऑप्शन खुद से लिख लीजिएगा। हाँ, ग्राफ जरूर, अच्छा ग्राफ के बारे में हम अलग से क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन बाय extent of adsorption first increases then decreases, extent of adsorption first increases then decreases with increase in temperature, with increase in temperature in case of Cammage option, in case of Cammage option, ठीक है। बार बार हम बोल रहे हैं ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ग्राफ पे ध्यान रखना। तो ये था हम कैसे एडजॉर्प्शन को क्लासिफाई करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में और फिजिक्स ऑप्शन और कैमिज ऑप्शन में। ओके जी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, हम इसको हटा रहे हैं, अगले पार्ट में इंटर करेंगे। चलो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे टर्म सीख लो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, EXTENT, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, हम लोग उसको शॉर्ट में x/n कहते हैं। यहाँ जो स्मॉल m आपको दिखाई दे रहा है ना, वो एडजॉर्बेंट का मास है, और x जो है वो उसके ऊपर जो एडजॉर्बेंट्स इकट्ठा हुआ है उसका मास है। जैसे मान लो ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर का वजन है 100 ग्राम, इसको रख दिए, इस पे डस्ट पार्टिकल इकट्ठा हो गया, डस्ट पार्टिकल है तो हल्का ही होगा, ठीक है। मान लो 1 माइक्रोग्राम डस्ट इसके ऊपर इकट्ठा हुआ, तो x स्टैंड करता है वो डस्ट का मास और m स्टैंड करता है इस मार्कर का मास, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट्स गेट एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट
इसका डेफिनेशन सब है एकदम माइंड वर्ड्स पे ध्यान रखना, ठीक है। सुनो, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट्स गेट एडजॉर्ब on the per unit mass of adsorbent is called extent of adsorption, उसको हम लोग extent of adsorption, ठीक है, हम लिखा देंगे, हड़बड़ाइए। अब आप एक चीज बताइए, अगर कोई एडजॉर्बेंट ऐसे सॉलिड है, जैसे एक चौक है वो सॉलिड है, और उसी चौक को पीस के आप पाउडर जैसा बना दिए, तुम्हारे हिसाब से किसका एरिया ज्यादा अवेलेबल है किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए? पाउडर। इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक एरिया। कोई भी सॉलिड का अगर आप पीसेस करेंगे, छोटा छोटा पीस करेंगे, पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका स्पेसिफिक एरिया बढ़ेगा, तो उसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे एक चॉक पीस है, इस पे जितना एब्जॉर्प्शन होगा, अगर आप इसको तोड़ के 2 बना दीजिएगा तो उससे थोड़ा ज्यादा, अगर उसको और तोड़ के छोटा छोटा और बढ़ा दीजिएगा, तो जितना ज्यादा उसको आप तोड़िएगा उसका स्पेसिफिक एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो पाउडर फॉर्म का स्पेसिफिक एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इज मच ग्रेटर देन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, टू इंक्रीज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन x by m 2-3 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये स्पेसिफिक एरिया पे डिपेंड करता है, सॉलिड और उसका पाउडर या छोटा पीस, ज्यादा स्पेसिफिक एरिया, ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और दूसरा, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच का बॉन्ड कितना स्ट्रांग, एड्सॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच का बॉन्ड कितना स्ट्रांग। देखिए एक बहुत रीजनेबल क्वेश्चन यहां आता है, चारकोल जानते हो आप लोग? चारकोल को अगर आप इस रूम में रख दीजिएगा तो रूम में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मान लो पॉइजनस गैसेस भी है, मीथेन है, इथेन है, ऐसा, ठीक है, CO2 है। तो चारकोल का प्रॉपर्टी होता है कि वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, मीथेन को एब्जॉर्ब कर लेगा, अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब, ठीक है, जबकि ऑक्सीजन को कुछ नहीं करेगा, वो अगल बगल घूम रहा। इसका मतलब है कि नेचर जो एब्जॉर्बेंट का है वो भी इसमें रोल प्ले करता है कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा और किसका कम होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ गैसेस एंड स्पेसिफिक एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट आर 2 टर्म्स जिसके ऊपर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, ठीक है। लिखो तो सर आप चारकोल को गंदे की जगह पे रख देंगे तो वो सारा गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा ना। चलिए आपको प्रैक्टिकल यूज बताते हैं। जो माइंस में काम होता है ना, उसके पास एक सेफ्टी मास्क होता है। जो माइंस में वर्कर लोग जाता है, वो लोगों को सेफ्टी मास्क पहले दिया जाता है। तो सेफ्टी मास्क के सामने में एक्टिवेटेड चारकोल लगा रहता है। माइंस के अंदर अलग अलग तरह का गैसेस है, तो जब सेफ्टी मास्क के थ्रू आप है ना गैस को सांस लेते हैं, तो आप जो बाहर से गैस को अंदर खींचते हैं उसको सेफ्टी मास्क से पहले गुजरना होता है। तो सेफ्टी मास्क सबसे पहले पॉइजनस गैसेस को अपने सरफेस पे ही रोक लेता है, केवल ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो एकदम प्रैक्टिकल यूज है इसका, ठीक है। लिखिए नीचे, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन x by m, ध्यान से लिखो इसमें, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट get adsorbed, amount of adsorbent get adsorbed on the surface of per unit mass of adsorbent, on the surface of per unit mass of adsorbent, per unit mass of adsorbent, comma, is known as extent of adsorption, is known as extent of adsorption, ठीक है। पैराग्राफ चेंज, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन, ए में लिखो स्पेसिफिक एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, स्पेसिफिक एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट
डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट, वहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। पाउडर फॉर्म हैव मोर स्पेसिफिक एरिया देन सॉलिड फॉर्म। पाउडर फॉर्म हैव more specific area than solid form, have more specific area than solid form। ठीक है। बी में लिखना नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन adsorbate and adsorbent, force between adsorbate and adsorbent। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म देखो, नाम है इसका फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए इस टॉपिक में इसका क्वेश्चन जरूर रहता है, क्योंकि ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारा एक रिलेशन है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी बनता है, जबरदस्ती बना दिया जाता है। और इसका क्वेश्चन है नीट में भी आया न्यूमेरिकल के फॉर्म। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। मान लो जैसे सुनिएगा, सब कुछ ध्यान से, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में ये कोई एक एडसॉर्बेंट है और चारों तरफ एडसॉर्बेंट्स है। आप इसको और थोड़ा समझ लीजिए कि यहाँ पे एक पिस्टन लगा है और पिस्टन को ऊपर से आप दबाइएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। हाँ? जितना एडसॉर्बेंट्स को सरफेस पे एडसॉर्ब होना था उतना हो चुका, ऐसा है। अब आप उसको दबा रहे तो आप प्रेशर बढ़ा रहे। जब आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो और भी ज्यादा से ज्यादा एडसॉर्बेंट्स इसके सरफेस पे इकट्ठा होते जाएगा। जब ज्यादा से ज्यादा एडसॉर्बेंट्स इसके सरफेस पे इकट्ठा होगा तो हमारा एडजॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके, लेकिन क्या होगा जब पूरा का पूरा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? प्रेशर को कितना भी बढ़ा लो, क्या हमारा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये ग्राफ है। अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच का ग्राफ है, और जब वर्ड है आइसोथर्म, इसका मतलब क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर में छेड़छाड़ नहीं करिए, मत बोलिए सर टेम्परेचर बढ़ा रहे बेटा, कुछ नहीं। आइसोथर्म पर प्लॉट कर रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो देखिए होता क्या है। शुरुआत में जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है, ठीक है। लेकिन एक समय में जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, जब सरफेस पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो जाता है, तो आप कितना भी प्रेशर को बढ़ा लीजिए, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कैन वी से दैट इट इज समथिंग लाइक दैट। बीच का जगह हम खाली छोड़ दें। लो प्रेशर पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर के बढ़ने के साथ बढ़ता है, इट मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जब हम लोग लो प्रेशर पे बात करेंगे, एट लो प्रेशर जब हम लोग बात करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, प्रेशर बढ़ाओ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। और जब हम लोग बात करेंगे हाई प्रेशर पे, प्रेशर बहुत ज्यादा, जब हम लोग बात करेंगे हाई प्रेशर पे, we can say that the extent of adsorption does not depends on pressure, does not depends। आप प्रेशर कितना भी बढ़ा लीजिए, extent of adsorption remains constant। ठीक है, तो जरा इसके बीच में आओ। So at any temperature, जब at any pressure, at any pressure, याद रखना एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल विद प्रेशर पे पावर 1/n।
extent of adsorption is equals to some constant pressure पे power 1 by n, where n stands for, where n stands for 0 बोलो 1, n stands for 1 to infinity, 1 से infinity तक। n 1 कब होगा? जब आप बात करेंगे लो प्रेशर पे, तो 1 by 1 is 1, और n इंफिनिटी कब होगा? जब आप बात करेंगे हाई प्रेशर पे, n टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट 1 by n becomes 0। ठीक है, 1 से लेके इंफिनिटी तक। फिर से हम लिख देते हैं, एट लो प्रेशर, जब आप लो प्रेशर पे बात कीजिएगा तो n 1 होगा, एट हाई प्रेशर n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा? दिस ग्राफ now need to be completed, यहां से कंप्लीट करो इसको समझ के। ये देखो बीच में ऐसे कर्व होता है, बीच में ऐसे कर्व होता है, समझना इसको। अब हम पूरा रिलेशन के साथ दिखाएं। शुरुआत में मेरा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल विद प्रेशर है, बाद में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड नहीं किया, लेकिन इसके बीच में जो आपका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन था दैट डिपेंड्स ऑन प्रेशर पे पावर 1 by। क्लियर? एंड दिस होल concept is given by Freundlich. This kind of variation between extent of adsorption and pressure at constant temperature is called Freundlich adsorption isotherm। ठीक है, लिखो थोड़ा इसके बारे में, लिखो Freundlich adsorption isotherm, लिखना इसमें। The graphical variation between extent of adsorption, the graphical variation between extent of adsorption and equilibrium pressure at constant temperature, equilibrium pressure at constant temperature, at constant temperature, is known as Freundlich adsorption isotherm, is known as Freundlich adsorption isotherm, Freundlich, Freundlich adsorption isotherm। ठीक है, सैंडविच नहीं, यहाँ तक नोट करो, फिर इसके आगे बताने। देखिए जरा इसको ध्यान से, मान लीजिए आपके पास ये Freundlich adsorption isotherm 2-3 है, एक ये है, एक ये है। अब ये जब बना, जब मेरा पहला कर्व बना, उस समय हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे मेंटेन रखे थे, और जो दूसरा बना उसमें हम कांस्टेंट टेम्परेचर T2 मेंटेन रखे थे। आप सोच के बताइए T1 T2 में बड़ा था? हाँ, तो एक कर्व पे टेम्परेचर कांस्टेंट, जब तक आप उस कर्व पे मूव कीजिएगा T1 है, आप इस कर्व पे मूव कीजिएगा हमेशा T1 है, आइसोथर्म है। अब हम दूसरा टेम्परेचर फिक्स करके फिर से ग्राफ बनाएंगे, तो T2 फिक्स कर दिए, फिर ग्राफ बनाए, तो ये बना। आपको बताना है T1 और T2 में कौन बड़ा कौन छोटा है। क्यों? तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर नहीं, उससे नहीं बनेगा, कुछ और सोचो। देखिए T1 T2 में एक बड़ा है, छोटा है, ठीक है, तो 50% तो ऐसे ही सही है। आपको क्यों का आंसर दे रहा हूं, बोलो। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगा ना। तुम जरा बात करो, एक ही प्रेशर के लिए इस टेम्परेचर पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम है और इस टेम्परेचर पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा है, तो अगर हम टेम्परेचर कम रखेंगे तब ना मेरा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। नहीं समझा? समझ में आया? समझ में आया? As temperature increases, x by m decreases। ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है, शुरुआत में पढ़े, टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सटेंट घट जाएगा। तो तुम देखो T2 में एक्सटेंट बड़ा है तो T2 कम होगा,
T1 में एक्सटेंट कम है तो T1 ज्यादा होगा। ओके, तो अगर एक से ज्यादा कर्व रहेगा यू हैव टू फॉलो दिस वे। ठीक है, आगे हम लोग जो इक्वेशन आपके सामने है ना x by m is equals to k p पे पावर 1 by n, इसका एक लॉग फॉर्म आता है जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देता है। क्या तक हो गया? आप लोगों ने उधर से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हटाएंगे। हो गया जी? देखो हमारे पास x by m is equals to some constant p पे पावर 1 by n, taking log both sides, दोनों तरफ log ले लिए, तो log of extent of adsorption is equals to log k plus 1 by n log p आएगा। सही है ना? Now this is straight line equation, y is equals to c plus mx। अगर आप ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं जिसमें वर्टिकल एक्सिस पे आप log x by n रखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप log p रखते हैं, तो याद रखिए कि y इंटरसेप्ट होगा सबसे पहले पॉजिटिव होगा, ये है log c ना, log k, और स्ट्रेट लाइन में ऐसे बढ़ेगा। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है? 1 by n। याद रखना, इससे क्वेश्चन आ चुका है, आएगा। ग्राफ दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इनका वैल्यू बताओ, या ग्राफ दे दिया गया, पूछा गया कि नीचे में है ना फ्रेंडली एडसॉर्प्शन का इक्वेशन चुनो। इक्वेशन चुनो मतलब उसमें इनका वैल्यू रहेगा, तो आप पहले ग्राफ के स्लोप से इनका वैल्यू निकाल लें, और एक बार स्लोप से इनका वैल्यू आ गया तो आप इक्वेशन बोल सकते हैं x by m k p पे पावर 1 by n, n जो आया, अगर 2 आया तो 1 by 2, अगर 3 आया तो 1 by 3, समथिंग लाइक दैट। इज दिस क्लियर? समझ में आया? बुझा? तो ये है हमारा एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, इसका कांसेप्ट क्लियर? चलिए जी, बेसिकली तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है क्योंकि आप लोग किचन के महारथी तो दिखते नहीं है, समझ में आता है, फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। घर में अगर, ये बात तो आज तक हम अपने घर में भी नहीं बताए हैं, आप ही को बता दें, जब हम यहाँ पढ़ते तो हमको ये लाइन याद आता है। अगर मान लो पानी में नमक पड़ा हुआ है, नमक डाल दिए आप, तो नमक को कम कैसे करेंगे? पानी में नमक या दाल में नमक ज्यादा हो गया तो उसको कम कैसे करेंगे? पानी नहीं डाल, पतला नहीं कर, आलू डाल के एक तरीका है। दूसरा है कि आटा गूंथा हुआ है ना, उसको भी डाल दो, उसका गोली बना के डाल दो। एक्चुअली थोड़ा सुन लो ना, इधर देख, ठीक है? हर काम का एक सिस्टम, पानी डाल सकते हो, तुम घर से उठा कर फेंक नहीं सकते। हम लोगों को कुछ सिस्टमैटिक सीखना है जिससे काम हो। तो देखो होता क्या है कि अगर मान लीजिए दाल में नमक बहुत ज्यादा है या पानी में नमक मिला हुआ, आपको उस नमक के या सॉल्ट के कंटेंट को कम करना है, तो जैसे स्टूडेंट बोला कि सर उसमें है ना आप आलू डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं आप, है ना, अगर आटा का गोली बना के उसमें डाल देंगे ना तो वह ना उसके अंदर एब्जॉर्ब कर ले, हम पढ़ाना तो उसको है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके कंटेंट को कम कर देगा। बात समझा? मतलब जो एब्जॉर्प्शन तुम गैस के फेज में पढ़ रहे हो ना, वो एक्चुअली है ना लिक्विड में भी होता है। ठीक है? इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग नमक ज्यादा नहीं होगा, इसको लिख लो बस। इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, अगर आपके पास कोई एक लिक्विड सॉल्यूशन है, देखो जरा ध्यान से, सॉल्यूशन हैविंग मोलर कंसंट्रेशन C है, तो याद रखना अगर उस केस में आप एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन का इक्वेशन बनाते हैं, x by m is equals to some constant p के जगह पे c आता है।
P के जगह पे जहां तुम्हारे जनरल फॉर्मूला में P था ना, वहां पे मोलर कंसंट्रेशन आएगा। अब तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन दे देगा, बोलेगा भाई इसका है ना आप फ्रेंडली इक्वेशन बना के दिखाइए, तो जहां आप प्रेशर लेते थे गैसेस फेज में, यहाँ पे आप मोलर कंसंट्रेशन सी लेंगे। बार बार बोल रहे मोलर कंसंट्रेशन, अगर कुछ और है तो उसको मोलैरिटी में बदलो, ठीक है। तो लॉग के हिसाब से भी अगर तुम जाओगे तो log x by m is equals to log k plus 1 by n log c। ये रहा तुम्हारे पास। जब आपके पास सॉल्यूशन रहेगा तो आप c के हिसाब से चलिए, ठीक है। चलिए बढ़िया। लास्ट टॉपिक इसका है, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिंग एडजॉर्प्शन। कॉम्पिटिंग एडजॉर्प्शन, मान लीजिए कंपटीशन है, एक एडजॉर्बेंट है, सुन लेना इसका क्वेश्चन। देखिए एक पार्ट आपके पास आज फिनिश्ड, इजी गोइंग था, थोड़ा टिपिकल था, वर्ड्स का खेल था, ठीक है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग, जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ, आप हर जगह सुन रहे हैं। मान लीजिए जैसे आप चारकोल का बात करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल से जब हम लोग उसको सेफ्टी मास्क में यूज करते हैं, तो जैसे हम बोले कि जब आप सांस खींचते हैं तो माइंस में जितना भी अलग अलग तरह का गैसेस होता है सब उस सेफ्टी मास्क से गुजरता है, सही। अब वहां पे उस एक्टिवेटेड चारकोल का बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ भी बन सकता था, हाइड्रोजन के साथ भी बन सकता था, CO2 था, CO था, अलग अलग तरह का पॉइजनस गैसेस था। तो देयर इज कंपटीशन बिटवीन different kind of adsorbents to get adsorbed on a particular surface of adsorbent। words पे ध्यान, different kind of adsorbents जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, मीथेन है, अमोनिया है, अलग अलग on surface of charcoal। तो कौन एडसॉर्ब होगा? जो सबसे अच्छा बॉन्ड बनाएगा एडसॉर्बेंट के साथ। तो जब हम तुमसे ये कहें कि एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर पॉइजनस गैसेस ही एब्जॉर्ब होता है, तो इनडायरेक्टली हम तुमसे ये कह रहे हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल ऑक्सीजन के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बनाता है, पॉइजनस गैसेस के साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब हम अभी आपको बोले कि आप जो आटे का जो गोली था उसको आप नमक वाले केस में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको आप चीनी वाले केस में यूज नहीं कर सकते। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। तो देयर इज कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ एडसॉर्बेंट्स टू गेट एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट। तो कंपटीशन में वही जीतता है जिसका बॉन्ड फॉर्मेशन एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के बीच स्ट्रांग होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंपीटिंग एडसॉर्प्शन। इसको नोट करने का जगह छोड़ो, इसके बारे में लिखो, लाइन भी लीजिए, छोड़ दीजिए, लिखिए कंपीटिंग एडसॉर्प्शन। कंपीटिंग एडसॉर्प्शन लिखना, that adsorption in which there is competition between that adsorption in which there is competition between number of adsorbents, there is competition between number of adsorbents to get adsorbed, number of adsorbents to get adsorbed on the surface of adsorbent is called competing adsorption, is called competing adsorption। full stop, उसी में आगे लिखो। in this competition that adsorbent will get adsorbed, which forms strongest bond, adsorb
which form strongest bond with adsorbent, which form strongest bond with adsorbent. ठीक है, नीचे लिखो. फॉर एग्जाम्पल activated charcoal is used in safety mask. Activated charcoal is used in safety mask. Full stop. When different kind of poisonous gases along with oxygen, different kind of safety mask. Full stop के बाद लिखना when different kind of poisonous gases, when different kind of poisonous gases along with oxygen passes through activated charcoal, oxygen comma passes through activated charcoal, then only adsorption of poisonous gases, will takes place. ठीक है, तो ये था आपके एडजॉर्प्शन का पूरा पार्ट, एक पार्ट. तो इतना आप है ना बुक से पढ़िएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा. बहुत सारा एनसीईआरटी के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारा, जैसे हम तुमको नमक और सॉल्ट के बीच है ना आटे के गोली का बात की, बुक पढ़ोगे ऐसा 3-4 एग्जांपल आपको और मिल जाएगा. ठीक है, तो उन सब एग्जांपल को जान के रखिए, क्योंकि वो एग्जांपल जब आएगा तो आपको उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं.